हम लोग उस घुमंतु जाति को दर्द समझने के लिए है, और इस दर्द को कब हम समाज के सामने लाएंगे कि जब हम विधायक बनने का सपना नहीं देखेंगे, हम सांसद बनने का सपना नहीं देखेंगे, हम प्रधानमंत्री बनने का भी सपना नहीं देखेंगे। मेरा प्रधानमंत्री भी ओबीसी का है, कितना काम कर लिया मेरे लिए। आज 20 से 30 साल तक हमारे क्या शासन ओबीसी का है, बिहार में हम लोगों की क्या दशा सुधर गई? अगर दशा सुधरी है तो अंबेडकर के चलते सुधरी है, अगर दशा सुधरी है तो कर्पूरी ठाकुर के चलते सुधरी है, अगर हम में जज्बात आया है, अगर हम में दबंगता आई है तो बाबू जगदेव प्रसाद बाबू के माध्यम से आया है। जो बोलने के लिए विषय रखा गया है कर्पूरी ठाकुर का, आरक्षण फार्मूला को देश भर में लागू किया जाना, वास्तविक रूप से आज जो हम लोग के अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो बिहार के संदर्भ में, अगर कर्पूरी ठाकुर नहीं होते और अलग से हम लोगों के ईबीसी के माध्यम से अगर आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती तो शायद मैं समझता हूँ कि हम भी यहाँ नहीं होते और यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं वो भी शायद नहीं होते। उसमें कर्पूरी ठाकुर का बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि कर्पूरी ठाकुर इससे भी बहुत ज़्यादा देना चाहते थे, जो कि हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने कहा, लेकिन वही ब्राह्मणवादी व्यवस्था के चलते उनको भी कहीं न कहीं समझौता करना पड़ा। और समय की तकाजा ये भी थी कि अगर सब कुछ जाता रहे, उसमें अगर कुछ भी मिलता हो तो उसको ले लिया जाना चाहिए। और उस लेने के कारण हम लोगों की आज स्थिति बहुत सुदृढ़ हुई है, जो कि बिहार के ईबीसी लोग के उदाहरण बने हुए हैं। भारत भर के लोग चाहते हैं कि इस तरह का आरक्षण का हर एक स्टेट में बंटवारा हो, जिससे उन लोग भी लाभान्वित हो सके। दूसरी बात जो आई है कि हम लोगों में जो जागृति और संगठन का जो निर्माण हुआ है, वो जो शोषक वर्ग है, शासक वर्ग है, उसके लिए हम लोग चुनौती हैं। मैं आप लोगों के बताना चाहता हूं कि इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि वही वर्ग की जागृति का साक्षात उदाहरण हमारे काले साहब हैं, कि जिनका पूरा भारत में लोग सुनते हैं और सुनना चाहिए। ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आई हुई जागृति का उदाहरण ही है कि जो पूरा भारत स्वीकार करने के लिए तैयार है। हमारे काले साहब को, इनकी बुद्धिमत्ता को, इनका स्ट्रगल को मैं नमन करता हूँ और बड़ी आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि ऐसे भी महान पुरुष, जो कि हम ज्योति भाई फूले को सुना करते थे, सावित्रीबाई फूले को सुना करते थे, अंबेडकर साहब को सुना करते थे, कर्पूरी ठाकुर को सुने हैं अभी, जगदेव बाबू के सुने हैं अभी, लेकिन इस सारे लोगों का मिश्रण अगर किसी व्यक्ति में है, उन सारे लोगों का त्याग अगर किसी व्यक्ति में है, बुद्धिमत्ता किसी व्यक्ति में है, सामंजस्य किसी व्यक्ति में है, तो वो कुमार काले साहब के है। और कुमार काले साहब के नेतृत्व में हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग ही नहीं, भारत के हर एक वो शोषित वर्ग है जो आगे बढ़ेगा। हम लोगों को अनुकरण करना चाहिए। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जितने भी वक्ता हैं, बहुत जगह हमको भी जाने का मौका मिलता है। मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर समय, ऐसे मैं चिकित्सक भी हूँ, मैं आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी हूँ, ज़्यादा समय या अभी तक का रिसर्च जो है वो सिर्फ रोग पहचानने में किया गया। ये रोग हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। अरे भाई, अब रोग तो पहचान में आ गया, इसका इलाज कैसे होगा? और कहीं इतना न देरी हो जाए कि ये रोग लाइलाज हो जाए। कभी कभी कैंसर का स्टेज होता है 1, 2, 3, 4। ऐसा ना हो जाए कि इतनी बीमार पड़ जाए कि हमारा बीमारी ये लाइलाज हो जाए और हम लोग इलाज न कर सके। और इसका दृष्टांत उदाहरण अभी देखने को मिल रहा है कि बिहार का इलेक्शन जो है, साक्षात इसका उदाहरण है कि ये कैंसर का रूप तो धारण कर लिया, अब हो सकता है कि लाइलाज हो जाए। इस पर हम लोग को गहन चिंतन करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ जाति से, धर्म से, वर्ग से ऊपर उठ कर के सोचना पड़ेगा। अगर हम अम्बेडकर की बात करते हैं, अगर हम ज्योतिबाई फूले की बात करते हैं, तो भाई उसके मार्गदर्शन पर चलना होगा और वो दिल से स्वीकार करना होगा। वाक्पटुता तो बहुत हो सकती है, भाषण बहुत दिया जा सकता है,
हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए हैं, हम लोग उस घुमंतु जाति को दर्द समझने के लिए है। और इस दर्द को कब हम समाज के सामने लाएंगे कि जब हम विधायक बनने का सपना नहीं देखेंगे, हम सांसद बनने का सपना नहीं देखेंगे, हम प्रधानमंत्री बनने का भी सपना नहीं देखेंगे। मेरा प्रधानमंत्री भी ओबीसी का है, कितना काम कर लिया मेरे लिए। आज 20 से 30 साल तक हमारे क्या शासन ओबीसी का है, बिहार में हम लोगों की क्या दशा सुधर गई। अगर दशा सुधरी है तो अंबेडकर के चलते सुधरी है, अगर दशा सुधरी है तो कर्पूरी ठाकुर के चलते सुधरी है, अगर हम में जज्बात आया है, अगर हम में दबंगता आई है तो बाबू जगदेव प्रसाद बाबू के माध्यम से आया है। तो हम लोग के उस रास्ते पर चलना होगा और हम लोगों के बड़ा लक्ष्य रखना होगा, वो व्यवस्था परिवर्तन का, समाज का कल्याण का। अगर बुद्ध के मानते हैं तो समानता को मानना पड़ेगा, सहिष्णुता का मानना पड़ेगा, नेता बनने के लिए नहीं मानना पड़ेगा। मैं देखता हूं बहुत कष्ट होता है, बहुत छोटा लक्ष्य लेकर के चलते हैं, लेकिन वाकपटुता बड़ी बदल देते हैं। यहां जितने भी विद्वान बैठे हैं, सबकी बानी सब लोग समझता है, भले ही कोई मंच पर बोले कभी ना बोले, सबको पता है कि क्या बात है। इसमें दर्द होता है, इसमें आंदोलन भटक जाता है कि हम लक्ष्य क्या करते हैं, हमें विधायक बनना है, हमें मंत्री बनना है। अरे तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए कि 100 विधायक का भी पावर अगर तुम्हारे पास दिया जाए, उसको तुम इस समाज के लिए ठुकरा दो, तब तुम महान कहे जाओगे, तब तुम्हारी इतिहास में गिनती की जाएगी। हम यहां समाज के कल्याण करने के लिए आए हैं, हम यहां विधायक एमपी नहीं बनाने के लिए आए हैं। विधायक एमपी बनने के लिए तो बहुत सारी पार्टियां हैं ही। हाँ, अगर उसी रास्ता में जो हमारा मिलता जुलता विचारधारा है उसके हम सपोर्ट में हैं, क्योंकि हम प्रजातंत्र में हैं, हमको वोट देना है, स्वाभाविक हम किसी पार्टी को वोट देंगे, हम भी देते हैं। लेकिन मेरा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, उससे समाज का कल्याण होगा, नहीं तो समाज ऐसे ही अनवरत डिप्रेशन में चला जाता रहा होगा। मैं सोचता हूं कि इतना बढ़िया बढ़िया लोग हैं, इतना आंदोलन हो रहा है, इतना खर्चा हो रहा है, फिर हम लोग लक्ष्य को क्यों नहीं प्राप्त करते हैं। तो लक्ष्य को इसलिए नहीं प्राप्त करते कि हम लोग बड़ा लक्ष्य को छोड़ करके छोटा लक्ष्य में आ जाते हैं, जाति में बंध जाते हैं। लाख बोलता है कि जाति मिट गई, कुछ लोग नेता लोग बोलते हैं जाति सच्चाई है। मैं बोलता हूं कि जाति सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा असत्य जाति है। जाति कहां था भाई, जाति कब की बात है आप सोच सकते हैं। तो जाति सच्चाई कैसे है? अरे मानवता सच्चाई है, इंसानियत सच्चाई है, बुद्धत्व सच्चाई है, कबीरी सच्चाई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमो बुद्धाय।